नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न जीएस एंड एनसीईआरटी में। आज हम कक्षा 7 के भूगोल के अध्याय 7 रेगिस्तान को एकदम नए और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा शानदार एनिमेशन, ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट्स, कलरफुल एक्सप्लेनेशन, आसान और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और एआई से बने हाई क्वालिटी वीडियो। तो अगर आप इस अध्याय को एक बार में पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के सबसे चरम और सबसे मुश्किल माने जाने वाले वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता कैसे खोज लेता है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ये समझना कि प्रकृति की इन भयंकर चुनौतियों के बीच इंसान, जानवर और पौधे सिर्फ अपना अस्तित्व ही नहीं बचाते बल्कि वहां पनपते भी हैं। सही कहा आपने। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना मैं उस सबसे आम धारणा को तोड़ना चाहूंगी जो रेगिस्तान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बनती है। हाँ, अमूमन हम सोचते हैं कि रेगिस्तान का मतलब है दूर तक फैले रेत के विशाल टीले, चिलचिलाती धूप और बस कुछ ऊंट। हाँ, एकदम फिल्मों वाले सीन याद आते हैं। लेकिन असल में विज्ञान और भूगोल की नजर में देखें तो रेगिस्तान हमेशा गर्म और रेतीले ही नहीं होते। यही सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर हम रेगिस्तान की असली वैज्ञानिक परिभाषा पर गौर करें ना, तो ये मुख्य रूप से एक शुष्क प्रदेश है। बस इतना ही? हाँ, और इसकी 3 सबसे बड़ी पहचान होती हैं। पहला, अत्यधिक उच्च या अत्यधिक निम्न तापमान। अच्छा, मतलब रेगिस्तान बहुत ठंडा भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, बहुत ही कम वर्षा। और तीसरा, विरल यानी न के बराबर वनस्पति। इसका सीधा सा मतलब है कि एक रेगिस्तान भट्टी की तरह गर्म भी हो सकता है और किसी फ्रीजर की तरह जमाने वाला ठंडा भी। मतलब ये जो नमी का अभाव है, पानी की कमी है, यही असल में रेगिस्तान को परिभाषित करता है। वहाँ रेत है या बर्फ, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती। एकदम सही। मायने ये रखता है कि हवा में पानी कितना कम है और परिस्थितियां कितनी चरम है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो रेगिस्तान को हम प्रकृति का अल्टीमेट टेस्टिंग ग्राउंड मान सकते हैं। मतलब एक अंतिम परीक्षा स्थल। हाँ, ये बहुत सटीक तुलना है। जहाँ केवल वही पौधे, जानवर या इंसान टिक सकते हैं जो हर तरह की मुश्किल का सीना तान कर सामना करना जानते हो। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी पूछिए। जब परिस्थितियां इतनी ही कठिन और जानलेवा हैं, तो इंसान वहां जाकर बसता ही क्यों है? मतलब कोई इतनी मुश्किल जगह पे क्यों रहेगा? इस सवाल का जवाब ना मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रेरक तत्वों में छिपा है, और वो है जल, पानी। अच्छा, पानी की तलाश। हाँ, देखिए, इंसान के लिए पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं है बल्कि जीवन की शर्त है। इन चरम इलाकों में, चाहे वो आग उगलने वाला मरुस्थल हो या जमा देने वाला ठंडा रेगिस्तान, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध हो जाता है, लोग वहां पहुंची जाते हैं। जैसे मरुद्यान। बिल्कुल। जमीन के नीचे का पानी जब किसी जगह पर सतह पर आ जाता है तो वहां एक हरा भरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे मरुद्यान या नकलिस्तान कहते हैं। और इन्हीं जगहों पर लोग कृषि करते हैं और अपनी बस्तियां बसा लेते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। तो अब जब हमने रेगिस्तान की परिभाषा समझ ली है, तो चलिए दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान की ओर चलते हैं, यानी सहारा मरुस्थल। हाँ, सहारा मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और मैंने पढ़ा था कि इसका विस्तार इतना विशाल है कि यह पूरे 11 देशों की सीमाओं को छूता है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, सूडान जैसी जगहों तक ये फैला हुआ है। इसकी विशालता को समझने के लिए ना हमें इसके क्षेत्रफल को अपने देश के आकार से तौल कर देखना चाहिए। तुलना करके देखें तो। हाँ, कई बार आंकड़ों को लेकर भ्रम हो जाता है, लेकिन अगर हम सटीक पैमाइश देखें तो सहारा का क्षेत्रफल लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सहारा मरुस्थल भारत से 2.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। बाप रे। बिल्कुल। ये अफ्रीका महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से ढक लेता है, और इतने विशाल क्षेत्र में तापमान का जो खेल चलता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तापमान की बात करें तो लीबिया के दक्षिण में एक जगह है अल अजीजिया। वहां का रिकॉर्ड तो बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ, साल 1922 का रिकॉर्ड। जी।
1922 में वहां 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। 57.7 डिग्री का मतलब है कि इंसान का शरीर कुछ ही समय में उबलने जैसी स्थिति में आ जाए। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना वहां बहुत आम बात है। और इस भयंकर गर्मी के पीछे का विज्ञान भी बहुत सीधा सा है। देखिए, सहारा के ऊपर का आसमान बिल्कुल बादल रहित और साफ होता है। मतलब धूप को रोकने के लिए कुछ नहीं होता। एकदम सही। बादल असल में कंबल की तरह काम करते हैं, जो सूरज की सीधी किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन सहारा में ये सुरक्षात्मक कंबल नहीं होता। और हवा में नमी भी तो नहीं होती है ना? हाँ, नमी न के बराबर होती है, इसलिए जो थोड़ी बहुत नमी होती भी है वो तुरंत वाष्पित हो जाती है। सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं, जिससे रेत और चट्टानें बुरी तरह तप जाती हैं। लेकिन जो चीज दिन में भट्टी बन जाती है, मैंने सुना है वही रात में एक अलग ही रूप ले लेती है। बिल्कुल। दिन और रात का ये जो अंतर है वो बहुत विशाल है। जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान तेजी से गिरने लगता है और रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। मतलब दिन में 50 डिग्री और रात में 0 डिग्री। ये तो शरीर को तोड़ देने वाला बदलाव है। इसका कारण यह है कि रेत बहुत तेजी से गर्म होती है और उतनी ही तेजी से अपनी ऊष्मा छोड़ भी देती है। हवा में नमी न होने के कारण दिन की गर्मी रात में रुक नहीं पाती और सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती है। समझ गए। लेकिन इन सब चरम स्थितियों के बीच ना, सहारा के बारे में मुझे सबसे हैरान करने वाली बात इसकी गर्मी या इसका आकार नहीं लगा। तो फिर क्या लगा? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। वो हमेशा से सिर्फ एक रेत का समंदर नहीं था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। वहां बजरी की विशाल मैदान है और नग्न चट्टानों वाले पठार भी हैं, जो कुछ जगहों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। और इसके अतीत की कहानी इन्हीं चट्टानों और गुफाओं में दर्ज है। सहारा की गुफाओं में जो प्राचीन चित्र मिले हैं ना, उनसे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये इलाका कभी एक पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ये सच में अकल्पनीय लगता है। उन गुफा चित्रों में नदियां बहती हुई दिखाई गई हैं। वहां मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग और भेड़ बकरियों के चित्र उकेरे गए हैं। इसका मतलब है कि ये किसी भी सामान्य समृद्ध जंगल या सवाना घास के मैदान जैसा था। बिल्कुल। और ये हमारी पृथ्वी की जलवायु प्रणाली और उसमें होने वाले बदलावों का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। पृथ्वी की धुरी में आए मामूली बदलावों और मॉनसूनी हवाओं के खिसकने से हजारों सालों में एक हरी भरी जमीन दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गई। मतलब प्रकृति की ये असीमित ताकत हमें बताती है कि धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है। सही कहा। लेकिन इतने बड़े जलवायु परिवर्तन और 50 डिग्री के तापमान के बावजूद इंसान ने वहां रहना नहीं छोड़ा। बेडुइन और तुआरेग जैसे चलवासी जनजातीय समुदाय पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। चलवासी समुदाय मतलब जो एक जगह नहीं टिकते। हाँ, ये लोग किसी एक जगह स्थायी घर नहीं बनाते, बल्कि बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे जानवर पालते हुए चरागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। तो ये जानवर ही असल में इस कठोर वातावरण में उनकी जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल। पशुओं से उन्हें पीने के लिए दूध मिलता है। उनकी खाल से वे पेटी, जूते और पानी स्टोर करने के लिए बोतलें बनाते हैं, जो रेगिस्तान में बेहद जरूरी है। इसके अलावा जानवरों के बालों का उपयोग चटाई, कालीन और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अब कपड़ों की बात आई है ना, तो यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला। कौन सा विरोधाभास? हम आमतौर पर सोचते हैं कि 50 डिग्री के भयंकर गर्मी में इंसान को बिल्कुल हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ये जनजातियां बहुत भारी और पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनती हैं। पहली नजर में ये बड़ा अजीब लगता है। इतनी गर्मी में कोई खुद को भारी कपड़ों में क्यों लपेटेगा? ये असल में सर्वाइवल यानी जीवित रहने का एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है, जिसे इन लोगों ने अपने सदियों के अनुभव से सीखा है। इन भारी कपड़ों का काम बिल्कुल एक थर्मस फ्लास्क की तरह होता है। थर्मस फ्लास्क? वो कैसे? देखिए, भारी और ढीले कपड़े शरीर और बाहरी हवा के बीच हवा की एक परत बना देते हैं, और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी वो गर्मी को आसानी से आर पार नहीं जाने देती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वे भारी कपड़े बाहर की उस झुलसाने वाली गर्म हवा और धूल भरी आंधियों को सीधे त्वचा से टकराने से रोकते हैं? जी हाँ, और साथ ही वे शरीर के पसीने को बहुत तेजी से सूखने नहीं देते, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। ये वाकई में एक कमाल का प्राकृतिक इंसुलेशन सिस्टम है। सच में ये तो कमाल है। इसके अलावा
जहां पानी सतह पर आ जाता है यानी मरुद्यानों में, वहां जीवन का एक अलग ही रूप दिखता है। हाँ, मरुद्यानों में तो नज़ारा ही बदल जाता है। जैसे मोरक्को का टेफिलालेट मरुद्यान, जो असामान्य रूप से बड़ा है, करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ऐसे इलाकों में और मिस्र में नील नदी की घाटी के पास भरपूर खेती होती है। जहाँ पानी है वहाँ खजूर के पेड़ बहुत आयत में उगते हैं। मिस्र की कपास तो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा वहाँ चावल, गेहूं और जौ भी उगाए जाते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि अब इस प्राचीन रेगिस्तान की तस्वीर तेजी से बदल रही है, और ये बदलाव जलवायु से नहीं बल्कि जमीन के नीचे मिले खजाने से आ रहा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अल्जीरिया, लिबिया और मिस्र में तेल और प्राकृतिक गैस की भारी मात्रा में खोज हुई है। इस खोज ने सहारा के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। मतलब जहां पहले सदियों पुराने ऊंटों के व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, अब वहां पक्के सुपर हाईवे बन गए हैं। हाँ, और नमक ढोने का काम जो पहले ऊंट किया करते थे, अब वो काम बड़े ट्रकों से होने लगा है। तो वहां के लोगों की जिंदगी भी बदल रही होगी। बहुत ज्यादा। जो तुआरेग जनजाति कभी पूरे रेगिस्तान में अपने जानवरों के साथ भटका करती थीं, अब उनके लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक या गाइड का काम कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। कई लोग अपनी पुरानी चलवासी जिंदगी छोड़कर शहरों में बस रहे हैं ताकि वो तेल और गैस की बड़ी कंपनियों में काम कर सकें। परिदृश्य ऐसा हो गया है कि पुरानी मस्जिदों के साथ साथ अब ऊंचे कांच की खिड़कियों वाली आधुनिक इमारतें भी खड़ी हो रही हैं। ये तो हुई सहारा की बात। अगर सहारा हमें ये सिखाता है कि इंसान एक तपती भट्टी में कैसे अपना जीवन बना सकता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब यही चरम स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाए तब क्या होता है। मतलब ठंडे रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या हो अगर रेगिस्तान एक भट्टी न होकर एक डीप फ्रीजर हो? इसी सवाल के साथ हम प्रस्थान करते हैं लद्दाख की ओर। भारत के नक्शे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय के बीच बसा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। और इसके नाम का अर्थ ही इसके भूगोल को स्पष्ट कर देता है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, यानी यह दर्रों का देश है। बिल्कुल। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में ज़ांस्कर पर्वत इसे घेरे हुए हैं। और जो चीज़ लद्दाख को इतना खास और इतना कठोर बनाती है वो है इसकी ऊंचाई। कारगिल से पास ये ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर है, जबकि काराकोरम में ये 8,000 मीटर से भी ऊपर चली जाती है। और इतनी ऊंचाई पर हवा की परत बहुत ही पतली हो जाती है। वैसे लद्दाख के ठंडा होने के साथ साथ शुष्क होने का कारण समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, कि वहाँ बारिश क्यों नहीं होती। असल में ये इलाका हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी भरी हवाएं हिमालय से टकराती है ना, तो वे पहाड़ों के दक्षिणी हिस्से में ही अपनी सारी बारिश कर देती हैं। अच्छा, मतलब पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं। एकदम सही। जब तक वे हवाएं हिमालय को पार करके लद्दाख पहुंचती हैं, उनमें कोई नमी नहीं बचती। यही कारण है कि वहां साल भर में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। आसमान तो साफ रहता है, लेकिन तापमान हाड़ कंपाने वाला होता है। गर्मियों में दिन का तापमान 0 से बस थोड़ा ही ऊपर रहता है, लेकिन रात में ये -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -30, और सर्दियों में तो पूरा इलाका ही जम जाता होगा। हाँ, सर्दियों के दिनों में तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ की पतली हवा और तीखी धूप का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। मुझे स्रोत से एक सबसे हैरान करने वाला तथ्य मिला। अच्छा, वो कौन सा तथ्य है? वह कोई व्यक्ति लद्दाख में धूप में इस तरह बैठे कि उसके पैर या शरीर का आधा हिस्सा छाया में हो और बाकी हिस्सा सीधी धूप में हो, तो उसे एक ही समय में एक साथ ऊष्माघात यानी सनस्ट्रोक और तुषारोपघात यानी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। हाँ, ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। एक ही वक्त में जलना और जमना, ये विरोधाभास कैसे संभव है? इसके पीछे की भौतिकी को समझना बेहद दिलचस्प है। पतली हवा के कारण सूरज की गर्मी की तीव्रता त्वचा पर सीधे वार करती है, क्योंकि हवा में कोई नमी या मोटाई नहीं है धूप को फिल्टर करने के लिए। बिल्कुल, जिससे धूप वाले हिस्से में तुरंत त्वचा झुलस सकती है या सनस्ट्रोक हो सकता है। लेकिन उसी समय छाया वाले हिस्से में, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही, वहां आसपास की हवा इतनी ठंडी होती है कि शरीर की गर्मी तेजी से छिन जाती है और खून जमने लगता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। जी हाँ, एक ही शरीर,
एक ही वक्त में जल भी रहा है और जम भी रहा है। ये प्रकृति का एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक रूप है, सच में। लेकिन सहारा के लोगों की तरह ही लद्दाख के निवासियों ने भी इस बर्फ के साथ जीना सीख लिया है। हाँ, इंसान की जिजीविषा कमाल की होती है। वनस्पति की बात करें तो पानी की कमी के कारण यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं, लेकिन घाटियों में सरपत यानी विलो और पॉपुलर के पेड़ों के उपवन देखे जा सकते हैं। ये पेड़ इस ठंडे माहौल में भी अपनी गहरी जड़ों के कारण टिके रहते हैं। और विलो के पेड़ से जुड़ी एक बहुत ही खास बात है, क्रिकेट के बल्ले वाली बात। बिल्कुल। दुनिया भर में क्रिकेट के जो सबसे बेहतरीन और महंगे बल्ले बनाए जाते हैं, वे कश्मीर और लद्दाख में पाई जाने वाली इसी विलो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। अरे वाह! और छोटी गर्मियों के दौरान लोग वहाँ सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फल भी उगा लेते हैं। जानवरों की बात करें तो लद्दाख अपने विशिष्ट और इस ऊंचाई के अनुकूल ढल चुके जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रमुख जानवर है याक। हाँ, याक इन ऊंचे पहाड़ों का सबसे मजबूत और उपयोगी साथी है। लोग याक का दूध धोते हैं और उससे उच्च गुणवत्ता का पनीर और मक्खन बनाते हैं। इसके अलावा जंगली भेड़ और खास किस्म की बकरियां भी पाली जाती हैं, जिनके बालों से बेहद गर्म ऊनी कपड़े बुने जाते हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद कहानी भी जुड़ी है, जो इंसानी लालच को दर्शाती है। आप चीरू की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे पठारों पर चीरू यानी तिब्बती एंटीलोप पाया जाता है। प्रकृति ने इस जीव को -40 डिग्री की ठंड से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का ऊन दिया है, जिसे शाहतूश कहते हैं। और इस शाहतूश की खासियत यह है कि इसके रेशे इतने बारीक होते हैं कि वे हवा के सूक्ष्म कणों को फंसाकर एक बेहतरीन इंसुलेशन बनाते हैं। ये ऊन वजन में बेहद हल्का और गर्मी देने में बेजोड़ होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी खूबी ने चीरू को एक विलुप्त प्राय जीव बना दिया है, क्योंकि इस कीमती ऊन को हासिल करने के लिए शिकारियों ने बड़ी संख्या में इनका शिकार किया। ये दर्शाता है कि जब इंसान प्रकृति के साथ संतुलन तोड़ता है तो क्या होता है। हालांकि अगर हम लद्दाखी समाज और संस्कृति को देखें तो वहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक संतुलन बनाया हुआ है। हाँ, वहाँ के ज्यादातर लोग या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध। लद्दाख के परिदृश्य में आपको जगह जगह पारंपरिक बौद्ध मठ दिखाई देंगे, जिन्हें गोम्पा कहा जाता है। फेमस, थिक्से, शे और लामा यूरू जैसे प्रसिद्ध गोम्पा सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये वहाँ की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जीवन के अहम केंद्र हैं। और मुझे लद्दाखी समाज की एक बात बहुत अच्छी लगी, वहाँ की महिलाएं। हाँ, वे अत्यधिक परिश्रमी और आत्मनिर्भर होती हैं। बिल्कुल, वे केवल घर का काम या खेतों में बुआई कटाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे छोटे व्यवसाय और दुकानें भी पूरी कुशलता से चलाती हैं। यह समाज में उनके मजबूत और स्वतंत्र दर्जे को दिखाता है। सही कहा। वैसे लद्दाख का ये इलाका दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ है, खासकर सर्दियों में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण मार्ग है मनाली लेह राजमार्ग। ये सड़क 4 बेहद ऊंचे और दुर्गम दर्रों से होकर गुजरती है: रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला और टंगलंगला। बर्फबारी के कारण ये मार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुल पाता है, जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारी मशीनों से रास्तों से बर्फ हटाता है। बाकी समय लद्दाख सड़क मार्ग से लगभग कट सा जाता है। हालांकि अब लेह वायु मार्ग से साल भर जुड़ा रहता है। आजकल पर्यटन यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय बन गया है और देश दुनिया से लोग इन गोम्पाओं, ग्लेशियरों और यहाँ के शांत वातावरण को देखने आते हैं। पर्यटन और आधुनिकता के आने से जनजीवन में कुछ बदलाव जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सीखने वाली है वो है यहाँ के लोगों की जीवन शैली। पानी और ईंधन जैसी बुनियादी चीजों की हमेशा से यहाँ भारी कमी रही है, और इसी कमी ने उन्हें संसाधनों का सही मोल समझाया है। ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी की एक एक बूंद को वे सावधानी से जमा करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वे हर चीज का बहुत ही मितव्ययता से, यानी बहुत ही बचत और बुद्धिमानी के साथ उपयोग करते हैं। लद्दाख की इस पारंपरिक जीवन शैली में कुछ भी व्यर्थ नहीं किया जाता, कुछ भी यूं ही कूड़े में नहीं फेंका जाता। ये एक पूर्ण शून्य कचरा यानी जीरो वेस्ट समाज का बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात आती है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बड़े शहरों में बैठकर रेगिस्तानों को बंजर, खाली या अनुपयोगी जमीन समझ लेते हैं। हाँ, हमें लगता है कि वहाँ जीवन संभव ही नहीं है।
लेकिन जरा सोचिए, लद्दाख के बर्फ से जमे लोगों ने और सहारा की तपती रेत में रहने वाले लोगों ने पानी की एक एक बूंद और प्रकृति के हर छोटे से छोटे संसाधन का भरपूर और सही उपयोग करना सीख लिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा सबक है। आज जब पूरी दुनिया बढ़ते जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो क्या कंक्रीट से बने हमारे आधुनिक और सुविधा संपन्न शहरों को इन रेगिस्तानी जीवन शैलियों से स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा पाठ नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल। असल में आधुनिक कौन है? वो जो बेतहाशा संसाधन बर्बाद कर रहा है, या वो जिसने हर मुश्किल में भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लिया है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इस प्रकार हमने अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।